Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. This is probably one of the most interesting videos I have made on this YouTube channel, and today I will be analyzing my own answers that I have written. Some of them are answers that I wrote in 2019 जब मैं foundation course अपना कर रहा था and I used to write one answer per day. इस process में क्या problems हैं, इससे क्या मुझे कोई फ़ायदा हुआ, इसको देखेंगे. And then I will talk about the 3 questions that I wrote right before my mains in 2022 where I actually wrote these in a test format. तो मैंने अपने खुद के ही टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस निकाल कर यहाँ पर रखे हैं. पहले हम कोई एनालिसिस या इसकी कोई बात नहीं करते. द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो इज आई विल शो यू द क्वेश्चन. आप 1 मिनट सोचना आप उस आंसर में क्या लिखते, फिर मैं आपको अपना आंसर दिखाऊंगा, हम मेरा आंसर ही चेक करेंगे एंड बाद में आफ्टर वी हैव सीन दीज 6 क्वेश्चंस वी विल देन ड्रॉ एन एनालिसिस फ्रॉम इट. हम शुरू में कोई एनालिसिस नहीं करते. तो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. डिस्कस द प्री रिक्विजिट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. 10 मार्क्स 150 वर्ड्स. अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 1 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसके बारे में सोचने की कि मैं इस आंसर में क्या लिखता. नो दिस इज एन आंसर आई रोट इन 2019 व्हेन आई वाज हाफ वे थ्रू माय फाउंडेशन कोर्स. और मैं थोड़ा बहुत फाउंडेशन कोर्स के बारे में पढ़ लिया था. अब मैंने क्या आंसर लिखा, मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया. और याद रखना कि ये आंसर मैंने एक्चुअली 8 मिनट या 7 मिनट में नहीं लिखा है. ये आंसर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 मिनट्स में लिखा है. ठीक है, आंसर देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में एक बात करी यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है. इट गिव्स बर्थ टू गुड गवर्नेंस एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड करप्शन. उसका एक फ़ायदा बता दिया. फिर यहाँ से स्टार्ट किया प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यही पूछा था. क्वेश्चन दोबारा देखते हैं. क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये पूरा एक पार्ट है क्वेश्चन का. इस पार्ट पे मैंने लिखी हैं सिर्फ 3 से 4 लाइन्स. ठीक है, सही गलत की बात नहीं करेंगे, बस देखते हैं मैंने क्या किया है. फिर प्री रिक्विजिट्स. प्री रिक्विजिट्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किए और मैंने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया. डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिया, एक्टिव एंड अवेयर सिविल सोसाइटी, इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. और फिर मैंने लिखा कि इन कंडीशंस को फुलफिल करके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अचीव हो सकता है और इंडिया इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो एड्रेस ही नहीं हुआ. उसमें तो कोई ज़्यादा बात ही नहीं हुई, बस उसके बारे में 2-3 लाइनें लिख दी इंट्रोडक्शन में, राइट. सेकेंड, अब अगर आप देखो ये अंडरलाइनिंग तो मैंने करी है बट यहाँ पर कोई सब हेडिंग नहीं बनाई गई है कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है. तो अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मुझे आंसर ढूंढना पड़ रहा है, मुझे एक एक वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, राइट. देयर इज नो हाईलाइटिंग, देयर आर नो subheadings, there is no division of the question, so my job is not easy. Then there are shortcuts like these which ideally should not be there. Although मैं कहूँगा कि आंसर का कंटेंट ठीक है क्योंकि मैंने 15 से 16 मिनट लगाए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आंसर लिखने से पहले मैंने एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही पढ़ा है, तो ऑब्वियसली द कंटेंट विल नॉट बी प्रॉब्लमैटिक. बट अगर मान लो मेरे पास कंटेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाता. लाइक आई टेल यू, द फर्स्ट स्टेज फॉर आंसर राइटिंग इज ऑलवेज कॉन्टेंट. बट अब कंटेंट आने के बाद क्या करें वो इस वीडियो से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसी एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. हाउ हैव कोर्ट्स एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ दिस राइट ओवर द ईयर्स. अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंगली एक्चुअली लास्ट ईयर के ही मीन्स में आया है, राइट, ऑल्दो फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. क्वेश्चन को समझते हैं. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहला पार्ट पूछ रहा है सिग्निफिकेंस क्या है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कोर्ट्स ने कैसे एक्सपैंड किया है मीनिंग ऑफ दिस राइट ओवर द ईयर्स. अब इस क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज करके देखते हैं. इस टाइम पे वीडियो में वी विल नोट द टाइम स्टैम्प व्हेन आई स्टार्ट चेकिंग द क्वेश्चन एंड नोट द टाइम स्टैम्प व्हेन आई एंड चेकिंग द क्वेश्चन. ठीक है, और आप भी मेरे साथ पढ़ना. तो अभी टाइम स्टैम्प है एग्जैक्टली 4:27. तो मैंने आंसर देखा. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में यहाँ पे लिखा है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सिग्निफिकेंस शुरू हो गई, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन शुरू हो गया है बट मुझे ऐसे देखना पड़ा, ढूंढना पड़ा. यहाँ पर बताया कि फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स है. यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अ पुलिस स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स, बैकबोन टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, मोस्ट वाइडली एंड लिबरली इंटरप्रेटेड राइट है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो गया है कि जी
कोर्ट्स ने कैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को एक्सपैंड किया है, ये स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पर कोई उस चीज़ का मेंशन नहीं है. अगेन आई विल हैव टू रीड एवरी लाइन. कि अच्छा, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट टुक अ नैरो इंटरप्रिटेशन, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट, उसमें उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया. वहाँ पर क्या हुआ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज एस्टैब्लिश्ड विच अलाउज कोर्ट टू क्वेश्चन लेजिस्लेटिव इंटेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शन. इतनी डिटेल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, राइट? बट मैंने ये दी हुई है. अब give a wide dimension to Article 21. Right to life includes right to dignified life and liberty means liberty in widest and bit. ये ठीक है, it's a good point, but again it does not show how expansion has happened over the years. And again मुझे एक एक चीज़ पढ़नी पड़ रही है. I'm having to find the answer, so I have to read every single line. अगर आप एग्जामिनर होते तो आप ये देखो, आपको ऐसा आंसर दिखता, तो you would have to want to read every line. And ठीक है, I am starting out, तो ये प्रॉब्लम होती है. फिर उसके अलावा वेरियस डायमेंशंस टू आर्टिकल 21 ओवर द ईयर्स. अब ये एक और नया पार्ट शुरू हो गया है जिसमें कोई सब हेडिंग या कुछ नहीं बताया गया है, बट हाँ कंटेंट ठीक है. राइट टू स्लीप, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू नाइट शेल्टर्स एक्सेट्रा. राइट टू प्रिवेसी वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड. हदिया केस के बारे में फाइनली एक केस का मेंशन हुआ. राइट टू प्रिवेसी लिखा है तो पुट्टुस्वामी जजमेंट नहीं लिखा है. ऑब्वियसली अगर मुझे राइट टू प्रिवेसी पता है इस टाइम पे, तो मुझे पुट्टुस्वामी जजमेंट पता होगा. एंड देन यहाँ पर एक कंक्लूजन है. मैंने 427 पे ये क्वेश्चन चेक करना स्टार्ट किया था और अब हो रहे हैं 634. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स, मतलब इस वीडियो की बात करें तो 2 मिनट्स का टाइम लगा है मुझे क्वेश्चन चेक करने में. ये फैक्ट हम अच्छे से याद रखेंगे. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव हैपेंड इन दिस क्वेश्चन? द प्रॉब्लम्स दैट हैव हैपेंड आर दैट आई ओनली हैव रिटन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेल. Second part में I have switched to paragraphs. There is again no highlighting, no subheadings made. Content मुझे आता है and again I have not written it in due time. अगर इस क्वेश्चन में भी जितना मुझे याद है अपनी प्रिपरेशन में 15 इस टाइम पे in 2019 I was taking 15 to 16 minutes in writing these questions. मैं आराम से लिखता था. No time limit, जितना टाइम लगाना है लिखो, बस लिखना 2 पेज में, राइट? तो 15-16 मिनट में दिस इज द आंसर आई हैव कम अप. एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस बार हम पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं देखेंगे. एक्सप्लेन वेरियस लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शंस, गिव सूटेबल एग्जांपल्स. अगेन 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स. अब देखते हैं इसका आंसर मैंने क्या लिखा है. देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स दैट फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्रीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स. कुछ मतलब नहीं है इस इंट्रोडक्शन का, इट इज जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन. कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, ठीक है, मैंने बताया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस के बारे में. सम ब्लॉक्स इन बिटवीन लीड टू डाइवर्जिंग प्लेट्स एंड पार्ट ऑफ दीज ब्लॉक्स मेल्ट फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ एस्थेनोस्फेयर एज लाइट मैग्मा. इट्स अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस विच अगेन डिफिकल्ट फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. फिर मैंने बताया कि अच्छा रिफ्ट वैली बनती है, गुड. देन मैंने बताया कि ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है. रिफ्ट वैली ऊपर लिखा है, फिर ब्लॉक माउंटेन लिखा है, एग्जाम्पल नीचे रिफ्ट वैली का है. डू यू सी दिस लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देके वॉल्केनिक माउंटेन्स बताया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए. फिर लेक फॉर्मेशन बताया, थोड़े एग्जाम्पल दिए. यहाँ पर इस आंसर में अगेन आपको वही चीज़ लग रही होगी दैट आई एम हैविंग टू फाइंड द आंसर. मुझे एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा इफ आई एम द एग्जामिनर, और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यार इस बच्चे ने आंसर कहाँ पर दिया है. ऑल्दो द कंटेंट इज गुड, तो एक मुझे भी एक थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है दैट इन 2019 ऑल्सो आई हैड डिसेंट कंटेंट. तो मैंने जब पढ़ाई करी है तो मैंने डिसेंट पढ़ाई करी है. बट द पॉइंट इज दैट आई एम हैविंग टू फाइंड द आंसर एंड दिस इज व्हेन आई एम राइटिंग 1 आंसर एट अ टाइम. ऐसा नहीं है मैं 5-6 आंसर साथ में लिख रहा हूँ, मैं डे के 1 आंसर लिख रहा हूँ और 15-16 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो क्या ऐसी आंसर राइटिंग से मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, राइट. अब लेट मी गो फॉरवर्ड, ठीक है. यहाँ पर आगे बात लिखी हुई है एंड मे बी कुछ कंक्लूजन किया हुआ है कि कॉन्टिनेंटल ओशियनिक डाइवर्जेंस नहीं होती. अब मैं आपको कुछ आंसर्स दिखाता हूँ दैट आई हैव रिटन जस्ट बिफोर मेंस 2022. अभी तक हमने क्या देखा? जो आंसर्स मैंने लिखे थे आई रोट देम इन एक्सेस टाइम. आई रोट 1 क्वेश्चन एट 1 टाइम, मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक दिन लगाया, 15-16 मिनट में एक क्वेश्चन लिखा और फिर अगले दिन लिखा अगला क्वेश्चन. इट वॉज नॉट कि मैं दिन में 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है. एंड एग्जामिनर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, और यही आज की आंसर राइटिंग मास्टर क्लास में दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न कि एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान करने में कितना डिफरेंस होता है. आई वॉन्ट यू टू सी दिस फ्रॉम अ न्यूट्रल परस्पेक्टिव.
कि एक्सेस टाइम भी लगाया, एक क्वेश्चन लिखा, बट फिर भी एग्जामिनर के लिए चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट थी। अब मैं आपको वो आंसर्स दिखाता हूँ जो मैंने जस्ट मीन्स के पहले लिखे, राइट, अपने फाइनल मेंस में जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, उस मेंस में मैंने उससे पहले क्या आंसर्स लिखे। अब बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज दैट इट इज कंफ्यूजिंग एंड वेक, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो मुझे बताना है कि हाँ ये क्रिटिसिज्म है, बट मुझे इसके अगेंस्ट जाके पॉजिटिव्स भी बताने हैं और फिर फाइनली एक कंक्लूजन देना है। अब अगर यहाँ पर कंफ्यूजिंग एंड वेग वर्ड है तो ये वर्ड मुझे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में एड्रेस करना चाहिए, बट आगे जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें शायद ये गलती है कि ये उतना स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं है। दिस इज अ मिस्टेक आई मेड एंड दीज मिस्टेक्स कीप हैपनिंग। आंसर राइटिंग इज अ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। बट अब वीडियो में हो रहे हैं 10:50। अब चेक करना मुझे ये आंसर पढ़ने में कितना टाइम लगता है। देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज हाईलाइटेड, मिनर्वा मिल्स इज हाईलाइटेड, एस.आर. बोमई इज हाईलाइटेड। क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सीधा, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नैरो जजमेंट, कंफ्यूजन, लूज फॉर्मुलेशन। ये सारी पॉइंट्स मुझे एज इट इज दिख रहे हैं। इवन इफ आई जस्ट रीड द अंडरलाइन पार्ट आई विल बी एबल टू रीड जुडिशियल एक्टिविज्म, नैरो जजमेंट, कंफ्यूजन, लूज फॉर्मुलेशन। देन आई विल से काउंटर व्यू, सुप्रेमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, यहाँ पर मिनर्वा मिल्स मुझे दिख गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक्सपेंसिव जुडिशियल रिव्यू, एंड फाइनली अ कंक्लूजन। मुझे कितना टाइम लगा ये क्वेश्चन पढ़ने में? लेस देन 1 मिनट। एक्चुअली मुझे सिर्फ 40 सेकेंड्स लगे हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने में। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा गया था, तो क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिखा मैंने, बट यहाँ पर आई शुड हैव रिटन लूज फॉर्मुलेशन एंड वेग फॉर्मुलेशन, एंड यहाँ पर आई शुड हैव रिटन आइडली क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ताकि एग्जामिनर को और बड़ी क्लियरली दिखे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है मैं उसी चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेडिशन लॉ इज अ थ्रेट टू सिविल लिबर्टीज, शुड इंडिया डू अवे विद सेडिशन लॉ। अब जैसे जब ऐसे कोई इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, आइडली इट शुड बी हैंडल्ड इन द इंट्रोडक्शन। मैंने उस टाइम पे ये चीज़ नहीं सीखी थी तो मैंने ये नहीं लिखी है, बट यहाँ पर शुड इंडिया डू अवे विद सेडिशन लॉ है, तो आई विल राइट सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, some arguments against, and then I will give a conclusion. It does not have to be balanced. If there has been a judgment or a committee on it, मैं एक particular side भी ले सकता हूँ. It is not necessary to always have a balanced conclusion, but generally these ideas are so nuanced कि balanced conclusion makes the most sense. अब मेरा आंसर दोबारा देखते हैं। यहाँ पर पहले सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट सेडिशन, और उसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अबेयंस में रखा है। डूइंग अवे विद सेडिशन लॉ, क्या क्वेश्चन था? शुड इंडिया डू अवे? आंसर में लिखा, सीधा दिख रहा है एग्जामिनर को, डूइंग अवे विद सेडिशन लॉ। यस, ये मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसीज ने ये काम किया है। कॉलोनियल ओवरहैंग है, केदारनाथ प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, चिलिंग इफेक्ट, पोटेंशियल फॉर अब्यूज। सीधा सीधा एग्जामिनर कैन सी कि यार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शुड इंडिया डू अवे, अगर इंडिया डू अवे करेगा तो ये 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं। देन कीपिंग सेडिशन इन स्टैट्यूट बुक्स, कि नहीं वी शुड नॉट डू अवे विद सेडिशन लॉ, कि फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ मिसयूज आर नॉट ग्राउंड्स फॉर स्क्रैपिंग, सेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्पीच को कर्ब करने में हेल्प करता है, डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस है तभी यूज करना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन है यूजिंग गांधी जीज कोट दैट सेडिशन वाज द चीफ टूल यूज्ड टू एरोड द लिबर्टी ऑफ द सिटीजंस, राइट। लॉ, तो अब मैंने यहाँ पर साइड ली है दैट यूजिंग द अफोरमेंशन्ड आर्ग्यूमेंट्स लॉ मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट, हाउएवर irresponsible and hate speech can be dealt on a case to case basis. तो इट इज़ अ बैलेंस कंक्लूजन। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हम लॉ हटा देते हैं, जहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको हम केस टू केस बेसिस पे डील कर लेते हैं, राइट। एंड स्पेशली इट इज़ इन लाइन विद व्हाट द सुप्रीम कोर्ट वाज सेइंग एट दैट टाइम। बट डू यू सी द डिफरेंस? क्वेश्चन जो था एज एन एग्जामिनर आपको अब ये दिख रहा है, दिस इज द शीट दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आपको इमीडिएटली लगेगा कि यार जो चीज़ पूछी गई है एटलीस्ट वो एड्रेस हुई है। कैसे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, उसकी उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट वॉज अ रिस्पॉन्स एंड अ रीजन फॉर चेंज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, एलुसिडेट। शो दैट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ हुई है, इट वॉज बोथ वन अ रिस्पॉन्स एंड अ रीजन। तो 2 पार्ट्स हो गए, रिस्पॉन्स एंड रीजन फॉर चेंज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, राइट। अब इस क्वेश्चन में मुझे कौन से सब पार्ट्स दिख रहे हैं? रिस्पॉन्स, रीजन फॉर चेंज, है ना। इसकी दोनों की वजह से तो ब्रिटिश पॉलिसी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में रिलेशन है, एक रिस्पॉन्स का रिलेशन है, एक रीजन फॉर चेंज का रिलेशन है। क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट
जो ब्रिटिश पॉलिसी में चेंज हुआ उस वजह से भी इंडियन नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ हुई, और दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो ग्रोथ हुई उसकी वजह से ब्रिटिश पॉलिसी में चेंज हुआ, राइट। अब देखते हैं आंसर क्या लिखा है। तो पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ डायनेमिक मूवमेंट कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू ब्रिटिश पॉलिसी। तो ये बात तो इंट्रोडक्शन की अच्छी है। अब नेशनल मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, टू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, टू सोशल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, टू रिप्रेशन, टू रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर शुरू में ही दिखा दिए कि हाउ नेशनल मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स। 5 पॉइंट है, क्लियरली दिख रहा है कि इस पार्ट ऑफ द आंसर शीट में मैंने ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करी है कि नेशनल मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स। सेकेंड पार्ट में मैं क्या दिखाऊंगा, नेशनल मूवमेंट एज रीजन फॉर चेंज। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के दिखाया कि नेशनलिस्ट एक्टिविटी एंड चेंज इन पॉलिसी। 1857 का रिवोल्ट हुआ, यहाँ पर कुछ पॉलिसी चेंज किया ब्रिटिश ने। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, कुछ पॉलिसी चेंज किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सॉल्ट टैक्स पॉलिसी में चेंज किया। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, क्रिप्स मिशन आया, आगे माउंट बैटन प्लान बना वगैरह। और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए जा सकते थे, बट आप नोटिस करो कि ये आंसर टाइम में भी लिखा गया है। ये आंसर एक पूरे 20 क्वेश्चन टेस्ट का पार्ट है, और उसके बाद भी इसमें प्रॉपर एग्जामिनर को हेल्प हो रही है। एग्जामिनर देखते ही बता सकता है कि देखो यार, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, एंड जो मुझसे पूछा गया है वो मैंने बताया है। तो जो सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, जो मेरे एक्चुअल 2022 के पहले के क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे कि एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से द आंसर इज क्लियर। कंटेंट मेरे पास है दोनों जगह पर मुझे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट आता है। ऑब्वियसली मेन से पहले मुझे थोड़ा कंटेंट ज़्यादा आता होगा। कहीं जगह अभी भी इन आंसर्स दे आर नॉट परफेक्ट आंसर्स, देयर आंसर्स हैव सम मिस्टेक्स। उन मिस्टेक्स की भी बात करेंगे, बट हम अगर सिर्फ एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सेकंड सेट ऑफ आंसर्स हैं दे आर मच मोर क्लियर, टेलिंग द एग्जामिनर वेयर व्हाट इज रिटन। देन सेकंड सेट हैव बीन रिटन इन अ टाइम लिमिट एंड सेकंड सेट आर अ पार्ट ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या रियलाइजेशन है कि पहले तो देखो यार, देयर इज गोइंग टू बी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं होगा कि आप पहला आंसर लिखो और आप सब बढ़िया कर दोगे। एंड वी हैव टू डू द बेसिक्स राइट फर्स्ट। व्हाट आर द बेसिक्स? कि पहले तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम वही बताएं। वी हैव टू एड्रेस द डिमांड, हम डिमांड से इधर उधर ना जाएं। एंड देन वी हैव टू मेक द जॉब ऑफ द एग्जामिनर ईजी। एग्जामिनर का काम हमें आसान करना है। एग्जामिनर का काम कैसे आसान करेंगे? हम सब हेडिंग्स बना के, उसकी मैं अभी बात करता हूँ। देन प्रैक्टिस मैटर्स, बट प्रैक्टिस ओनली मैटर्स व्हेन यू हैव रेड द कंटेंट। अगर आपने कंटेंट पढ़ा नहीं हुआ तो आप आंसर नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग कंटेंट, देन इज प्रैक्टिस, एंड वो प्रैक्टिस भी आइडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे तो बेटर रहेगी। अब सब हेडिंग्स को लेके अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करना तो ये गोल्डन रूल अब्जॉर्ब कर लो कि फर्स्टली वी हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स। कोई भी क्वेश्चन मुझे दिखेगा, मेरा काम है मैं पहले उसके सब पार्ट्स ढूंढूंगा कि इस क्वेश्चन में कितने सब पार्ट्स हैं और क्या क्वेश्चन है। इन सब पार्ट्स के बेसिस पे मैं सब हेडिंग्स बनाऊंगा। द सब हेडिंग्स शुड बी, देयर आर 2 रूल्स। वन, द सब हेडिंग मस्ट बी फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, so it shows the examiner exactly whatever the question has asked I have written, and subheadings must be clearly visible in my answer sheet. So in my answer sheet, if there are 4 subheadings that I am creating, they should be clearly visible to the examiner. Let's say over 3 pages or over 2 pages I am creating 4 subheadings. Clearly the examiner should be able to see the 4 subparts. This addresses the first and the most important rule of answer writing, which is actually addressing the demand of the question. जो क्वेश्चन में पूछा गया मैं वो बताऊं और क्लियरली बताऊं। तो डिमांड एड्रेसिंग एंड एड्रेसिंग इट क्लियरली, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अभी आपने देखा, इफ यू जस्ट वांट अ रिकैप, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, राइट? एज एन एग्जामिनर लुक एट दिस शीट, टेक अ फ्लैश लुक एट दिस शीट कि अच्छा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर सेकेंड पार्ट, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर पॉइंट्स। एंड देन यू टेक अ लुक एट दिस शीट, इसमें देखो, और ये 15 मिनट में लिखा गया है। इसमें शायद हो सकता है कंटेंट ठीक हो, बट क्या एक्चुअली देखते ही समझ आ रहा है कि आंसर कहाँ पे होगा? नहीं। तो यू हैव टू मेक द जॉब ऑफ द एग्जामिनर ईजियर। योर आंसर शीट शुड लुक लाइक दिस, राइट? योर आंसर शीट शुड लुक लाइक दिस। तो इसके लिए यही गोल्डन रूल है, दैट यू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू सब पार्ट्स। सब हेडिंग मस्ट बी फ्रॉम द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड सब हेडिंग्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल ऑन द आंसर शीट। अब इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन एंड दिस विल ऑल्सो चेक मी अगर आपके पास 20 मिनट का भी फोकस है या नहीं, राइट?
Discuss how emerging technologies and globalization contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering at both national and transnational levels. ये एक previous year question है 2021 का GS3 का. आपको इस question का आंसर नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि how many sub parts are there in this and what are the sub parts. ये एक 10 marker question है. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इस क्वेश्चन के एक्चुअली सब पार्ट्स कितने हैं, और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को काउंट मत करना, उनको हटा के बॉडी में कितने सब पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में और व्हाट आर दो सब पार्ट्स. तो अगर आप 2 पेज में लिखोगे तो आप कितने सब पार्ट्स लिखोगे. यू राइट दिस आंसर इन द कॉमेंट्स, एंड जब नेक्स्ट आंसर राइटिंग मास्टर क्लास करेंगे उसमें आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. The idea here is through a series of videos we will understand this entire process, ताकि इसके अराउंड जो मिथ है यार आंसर राइटिंग बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको कोई स्किल है, आर्ट है. इट इज़ अ प्रोसेस दैट वी हैव टू लर्न एंड इट इज़ लॉजिकल. Logically, I hope I have explained to you why breaking into subparts is easier for the examiner, especially if an examiner is checking so many copies in a day. Thank you for your patient listening. Do answer this question in the comments and I'll see you next time. Bye-bye.